हेलो विद्यार्थियों, आज मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। यदि आपको यह कहा जाए कि राष्ट्रीय ध्वज फहराना अपराध है, तो क्या आप फिर भी तिरंगा फहराएंगे? यदि आपको पता हो कि पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है, फिर भी क्या आप देश के लिए सड़क पर उतरेंगे? और यदि आप एक छात्र, एक महिला या एक सामान्य नागरिक हों, तब क्या करेंगे? आज हम जिस पाठ को पढ़ने जा रहे हैं, वह किसी कहानीकार की कल्पना नहीं है। यह एक ऐसे व्यक्ति का अनुभव है जिसने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को बहुत करीब से देखा। यह पाठ है डायरी का एक पन्ना। इस पाठ को पढ़ते समय ऐसा लगता है मानो हम सीधे 1931 के कोलकाता की गलियों में पहुंच गए हों, जहां हजारों लोग अंग्रेजी शासन को चुनौती देने के लिए सड़कों पर उतर आए थे। आइए जानते हैं इस प्रेरणादायक पाठ को। लेखक परिचय। सबसे पहले लेखक के बारे में जान लेते हैं। सीताराम सेक्सरिया का जन्म सन 1892 में राजस्थान के नवलगढ़ में हुआ था। उनका अधिकांश जीवन कोलकाता में बीता। वे एक सफल उद्योगपति होने के साथ साथ समाजसेवी, साहित्य प्रेमी और स्वतंत्रता सेनानी भी थे। महात्मा गांधी के आह्वान पर उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भाग लिया। वे गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर, महात्मा गांधी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे महान नेताओं के निकट रहे। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उन्होंने जेल यात्रा भी की। भारत सरकार ने उनके योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया। उनकी प्रमुख रचनाओं में स्मृतिकरण, मन की बात, बीता युग, नई याद तथा एक कार्यकर्ता की डायरी विशेष रूप से उल्लेखनीय है। पाठ परिचय। विद्यार्थियों, आज हम हर वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्वतंत्रता मिलने से पहले भी 26 जनवरी का बहुत विशेष महत्व था। सन 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य का संकल्प लिया था और 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया था। अंग्रेजों ने इसे स्वीकार नहीं किया। फिर भी देश भर के लोगों ने हर वर्ष इस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाना जारी रखा। प्रस्तुत पाठ लेखक की डायरी का एक अंश है, जिसमें उन्होंने 26 जनवरी 1931 को कोलकाता में हुए स्वतंत्रता दिवस समारोह का विस्तृत वर्णन किया है। अध्याय का विस्तृत वर्णन 26 जनवरी 1931 की सुबह। लेखक लिखते हैं कि यह दिन उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। पूरे कोलकाता में स्वतंत्रता दिवस मनाने की तैयारियां कई दिनों पहले से चल रही थीं। राष्ट्रीय ध्वज जगह जगह फहरा रहा था। घर, दुकानें और सार्वजनिक स्थान सजाए गए थे। लोगों में ऐसा उत्साह था मानो देश सचमुच स्वतंत्र हो गया हो। लेकिन दूसरी ओर अंग्रेज सरकार भी पूरी तरह सतर्क थी। पुलिस, घुड़सवार, सैनिक और सशस्त्र बल पूरे शहर में तैनात कर दिए गए थे। बड़े पार्कों और मैदानों को पुलिस ने घेर लिया था। कल्पना कीजिए, एक ओर स्वतंत्रता का उत्सव, दूसरी ओर भय और दमन का वातावरण। फिर भी लोगों का उत्साह कम नहीं हुआ। विद्यार्थियों और युवाओं का जोश। सुबह सुबह ही कई स्थानों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। जब छात्र नेता अविनाश बाबू ने ध्वज फहराने का प्रयास किया तो पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया, लेकिन इससे लोगों का उत्साह कम नहीं हुआ। युवाओं और विद्यार्थियों ने स्वतंत्रता आंदोलन को अपनी जिम्मेदारी मान लिया था। उन्हें मालूम था कि गिरफ्तारी हो सकती है, फिर भी वे पीछे हटने को तैयार नहीं थे। महिलाओं की अद्भुत भागीदारी। इस पाठ की सबसे प्रेरणादायक बात महिलाओं की भूमिका है। मारवाड़ी बालिका विद्यालय की छात्राओं ने अपने विद्यालय में ध्वजारोहण किया। विभिन्न महिला संगठनों की महिलाएं स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लेने के लिए तैयार थीं। उस समय महिलाओं का इस प्रकार सार्वजनिक आंदोलनों में भाग लेना बहुत बड़ी बात थी। यह दर्शाता है कि स्वतंत्रता की लड़ाई केवल पुरुषों की नहीं थी, पूरे समाज की थी। पुलिस कमिश्नर का नोटिस और काउंसिल का नोटिस। विद्यार्थियों, जैसे जैसे स्वतंत्रता दिवस समारोह का समय निकट आ रहा था, वैसे वैसे तनाव भी बढ़ता जा रहा था। अंग्रेज सरकार नहीं चाहती थी कि इतनी बड़ी सभा आयोजित हो, इसीलिए पुलिस कमिश्नर की ओर से एक नोटिस जारी किया गया।
उसमें कहा गया कि कानून की विभिन्न धाराओं के अनुसार सार्वजनिक सभा करना निषिद्ध है। कार्यकर्ताओं को चेतावनी दी गई कि यदि वे सभा में भाग लेंगे तो उन्हें दोषी माना जाएगा, लेकिन दूसरी ओर स्वतंत्रता सेनानियों ने भी हार नहीं मानी। काउंसिल की ओर से एक दूसरा नोटिस जारी किया गया। उसमें घोषणा की गई कि ठीक 4:24 पर स्मारक के नीचे राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा और स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी। सभी नागरिकों से उपस्थित होने का आग्रह किया गया। सोचिए विद्यार्थियों, एक ओर अंग्रेज सरकार लोगों को रोक रही थी, दूसरी ओर स्वतंत्रता सेनानी खुलेआम लोगों को आमंत्रित कर रहे थे। यही कारण है कि लेखक ने इसे अंग्रेजी शासन के विरुद्ध एक खुली चुनौती कहा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जुलूस। अब दिन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण आता है। शाम के समय नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में एक विशाल जुलूस निकलना था। सरकार ने पहले ही चेतावनी दे दी थी कि ऐसी सभा अवैध है, फिर भी हजारों लोग मैदान में पहुंचने लगे। हर ओर देशभक्ति का वातावरण था। लोग टोलियां बनाकर मैदान में घूम रहे थे। किसी को गिरफ्तारी का भय नहीं था। सबके मन में केवल एक ही भावना थी, देश की स्वतंत्रता, अंग्रेजी शासन का दमन। जब सुभाष चंद्र बोस का जुलूस आगे बढ़ा तो पुलिस ने उसे रोकने का प्रयास किया, लेकिन भीड़ इतनी अधिक थी कि पुलिस असफल हो गई। तब पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया। अनेक लोग घायल हो गए। स्वयं सुभाष चंद्र बोस भी लाठियों से घायल हुए, लेकिन उन्होंने पीछे हटने से इनकार कर दिया। वे लगातार वंदे मातरम के नारे लगाते रहे। यह दृश्य लोगों के साहस और देशभक्ति का अद्भुत उदाहरण था। महिलाओं का संघर्ष। जब पुरुषों पर लाठियां बरस रही थीं, उसी समय महिलाएं भी पीछे नहीं हटी। वे स्मारक की सीढ़ियों पर चढ़कर राष्ट्रीय ध्वज फहरा रही थीं और स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ रही थीं। पुलिस ने उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया। कई महिलाओं को थानों में ले जाया गया, फिर भी उनका साहस नहीं टूटा। यह घटना बताती है कि भारत की स्वतंत्रता में महिलाओं का योगदान कितना महान। आंदोलन के प्रमुख कार्यकर्ता और उनके योगदान। विद्यार्थियों, इस ऐतिहासिक आंदोलन की सफलता के पीछे केवल नेताजी सुभाष चंद्र बोस ही नहीं थे। अनेक कार्यकर्ता दिन रात इसकी तैयारी में लगे हुए थे। छात्र नेता अविनाश बाबू ने श्रद्धानंद पार्क में राष्ट्रीय ध्वज फहराने का साहसिक प्रयास किया और गिरफ्तार कर लिए गए। पूर्णदास सुभाष बाबू के विशाल जुलूस की व्यवस्था संभाल रहे थे। पुरुषोत्तम राय भी आंदोलन के सक्रिय कार्यकर्ताओं में थे और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। महिला समाज को संगठित करने में जानकी देवी और मदालसा जैसी महिला कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका थी। जब महिलाओं का जुलूस आगे बढ़ा तो विमल प्रतिभा उसके नेतृत्व में डटी रहीं और पुलिस के सामने झुकने से इनकार कर दिया। स्वतंत्रता आंदोलन में बृजलाल गोयनका जैसे कार्यकर्ता भी सक्रिय थे। वे तिरंगा लेकर वंदे मातरम के नारे लगाते हुए आगे बढ़े और अंततः गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस के लाठीचार्ज में अनेक लोग घायल हुए। उनमें क्षितिज चटर्जी भी थे, जिनका फटा हुआ सिर देखकर लेखक की आंखें नम हो गईं। उधर अस्पतालों में डॉक्टर दासगुप्ता घायलों की सेवा और उपचार में लगे हुए थे। इन सभी लोगों ने मिलकर यह सिद्ध कर दिया कि स्वतंत्रता की लड़ाई केवल नेताओं की नहीं थी, यह पूरे समाज का आंदोलन था। घायलों की सेवा। लाठी चार्ज में सैकड़ों लोग घायल हुए। अस्पताल घायलों से भर गए। डॉक्टर उनकी देखभाल कर रहे थे। कई स्वयंसेवक घायलों की सहायता में लगे हुए थे। लेखक बताते हैं कि लगभग 200 लोग घायल हुए थे, लेकिन किसी के मन में पछतावा नहीं था। सबको विश्वास था कि उनकी कुर्बानी एक दिन देश को स्वतंत्र अवश्य बनाएगी। दिन का महत्व। दिन समाप्त होने तक अनेक लोग गिरफ्तार हो चुके थे, कई घायल थे, कई महिलाओं को जेल जाना पड़ा। फिर भी लेखक इस दिन को अपूर्व कहते हैं। क्यों? क्योंकि इस दिन लोगों ने यह सिद्ध कर दिया कि कोलकाता के लोग स्वतंत्रता आंदोलन में पूरी शक्ति के साथ भाग लेने के लिए तैयार हैं। उन्होंने अंग्रेजी शासन के सामने झुकने से इनकार कर दिया। निष्कर्ष। तो विद्यार्थियों, डायरी का एक पन्ना केवल 26 जनवरी 1931 की घटनाओं का विवरण नहीं है। यह भारत के स्वतंत्रता संग्राम का
एक जीवंत दस्तावेज है। इस पाठ में हम देखते हैं कि विद्यार्थी, महिलाएं, डॉक्टर, स्वयंसेवक, समाजसेवी और नेता सभी स्वतंत्रता के महान उद्देश्य के लिए एक साथ खड़े थे। अविनाश बाबू का साहस, पूर्णोदास और पुरुषोत्तम राय की सक्रियता, जानकी देवी, मदालसा और विमल प्रतिभा का संघर्ष, ब्रिजलाल गोयनका का उत्साह, क्षितिज चटर्जी का बलिदान, डॉक्टर दासगुप्ता की सेवा और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नेतृत्व, ये सभी मिलकर उस युग की एक महान तस्वीर प्रस्तुत करते हैं। लाठीचार्ज हुआ, गिरफ्तारियां हुईं, सैकड़ों लोग घायल हुए, फिर भी किसी ने हार नहीं मानी। यही कारण है कि लेखक इस दिन को अपूर्व कहते हैं। यदि इस पाठ का संदेश एक वाक्य में कहा जाए तो वह है, स्वतंत्रता केवल महान नेताओं के कारण नहीं मिली, बल्कि उन हजारों सामान्य भारतीयों के साहस, त्याग और संघर्ष के कारण मिली, जिन्होंने अन्याय के सामने झुकने से इनकार कर दिया। मुझे आशा है कि अब आप इस पाठ के ऐतिहासिक महत्व, इसके प्रमुख पात्रों और इसके प्रेरणादायक संदेश को भली भांति समझ गए होंगे। धन्यवाद।